दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनगढ़ंत अनबॉक्सिंग रियल स्टोरीज विद अक्षत तोमर, जिसमें सुनाता हूँ मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ। कुछ मेरे बनने गढ़ी हैं और कुछ आपके। इसी क्रम में सुनाने जा रहा हूँ आपको आज एक कहानी जिसका शीर्षक है खुदकुशी के बाद। डियर जिंदगी, थैंक यू। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। एक तुम ही तो हो जो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलती। मैं भले ही भूल जाऊं पर तुम कभी नहीं भूलती और ना ही मुझे भूलने देती हो। यूं तो तोहफों की कोई उम्मीद मैंने कभी किसी से की नहीं, फिर भी तुमने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया। हर साल तुमने मुझे ऐसे तोहफे दिए जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। कई साल पहले आज ही के दिन पापा हमें छोड़कर चले गए थे। बीते साल लोन की रकम ना चुका पाने की वजह से हमारा घर भी हमसे छिन गया। ये महज इत्तेफाक की बात तो नहीं रही होगी कि ये दोनों चीज़ें ठीक मेरे जन्मदिन के दिन ही हुई, 3 सितंबर। अब तो डर लगता है जब भी ये तारीख आने वाली होती है। न जाने जिंदगी कौन सा नया तोहफा लाकर सामने रख दे। गलत था मैं। जिंदगी ने आज एक नहीं 3 तोहफे दिए हैं, 3 कागज के टुकड़े। शाम के तकरीबन 7 बज रहे होंगे और मैं मेज़ पर बैठा एक खत लिख रहा था। सामने है माँ का ऑर्डर किया हुआ मेरा पसंदीदा रेड वेलवेट केक, जिंदगी के 3 तोहफे और काले रंग की चमकीले ढक्कन वाली जहर की शीशी। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। जिस ज़िंदगी ने मुझे 3 हसीन तोहफे दिए हैं, उसी ज़िंदगी को मैं भी आज एक तोहफा देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ये सुसाइड नोट लिखना भी ना कतई मुसीबत है। बचपन में इतने एप्लीकेशन और लेटर लिखने सिखाए गए हमें, फिर भी किसी ने एक सुसाइड नोट लिखना नहीं सिखाया। अरे एक सुसाइड नोट लिखना सिखा देते तो क्या चला जाता। पर वो तो हमारे काम की चीज़ होती, और काम की चीज़ स्कूल में सिखाई जाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? अरे आप खुद बताइए, अगर आपका खरीदा हुआ सामान डिफेक्टिव निकलेगा तो आप क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे या सीधे कस्टमर केयर फ़ोन मिलाकर एक ही सांस में? बहरहाल, मुझे सुसाइड नोट लिखना नहीं आता। मैंने पहले कभी सुसाइड नोट लिखा ही नहीं। फॉर्मल लिखूं या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल तो पर्सनल चैट जैसा लगेगा। फॉर्मल ही लिखता हूँ। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या था? तभी मेरी नज़र पास रखे ज़िंदगी के पहले तोहफे पर गई। ये तोहफा, ये कागज़ का टुकड़ा मेरा टर्मिनेशन लेटर था। तीन साल जिस कंपनी में रात दिन एक करके काम किया, ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप सबसे दूर रहा, अपने टीम मेंबर्स की जितना हो सके उतनी मदद की,
मेरी वही नौकरी जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता था, आज छूट चुकी थी। आज सुबह ऑफिस गया तो टेबल पर हैप्पी बर्थडे कार्ड के साथ ऑफिस वालों ने ये तोहफा रख छोड़ा था। मीनल, मेरी HR, मुझसे मिलने आई। निशांत, we have seen your reports and you were not able to achieve the targets on the time, so the management team has decided. कंपनी ने मुझे निकाल दिया है और मेरे पास एक दिन है अपना सामान लेकर यहाँ से दफ़ा होने का। मैंने एक झूठी सी मुस्कान बिखेर दी और उसी के साथ ऑफिस छोड़ दिया। खैर, फॉर्मेट मुझे मिल चुका है, अब बारी है कंटेंट की। ए दुनिया वालों, नहीं, ये बहुत फिल्मी हो गया। तो डियर ऑल, नहीं, ये तो कंपनी के मेल जैसा लगेगा जिसमें ना चाहते हुए भी सबको डियर बोलना पड़ता है। जाते जाते झूठ तो नहीं बोलूँगा, तो फिर हाँ, हेलो फ्रेंड्स। ये कैसा YouTube चैनल प्रमोट करने जैसी ग्रीटिंग लग रही है। सुसाइड नोट के एंड में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी बोलूँ? मुझे अपनी बात कहना बिल्कुल नहीं आता। मीरा भी यही कहा करती थी। मीरा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, वो जिसे मैंने 4 साल टूट कर प्यार किया, वो जो आज मेरे ही दिल के 400 टुकड़े करके चली गई। ऑफिस से लौटकर घर पहुंचा ही था कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में मीरा मिल गई। मुझसे मिलने आई थी वो, वही अपनी लाल रंग की सलवार और सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनकर, आंखों में हल्का सा काजल और वही खुले बाल। उतनी ही सुंदर लग रही थी जैसे कि उस दिन लगती थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। पूछना चाहता था हमेशा मीरा से कि क्यों वो अपने बालों को यूँ खुला रखती है। जब हवा से टकराकर ये जुल्फ़ें उसके माथे पर आ जाती हैं तो उसे कोई कोफ्त नहीं होती। पर अपने 4 साल के प्यार में ये कभी पूछ नहीं पाया, कभी वक्त ही नहीं मिला, और जब वक्त मिला तब तक देर हो चुकी थी। पर फिर भी मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम अपने बालों को खुला क्यों रखती हो? उसने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा और एक तिरछी सी मुस्कान बिखेर दी, जैसे हंस रही हो मुझ पर, और बोली, मुझे आज़ादी पसंद है। बालों को खुला रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कैद में नहीं हूँ। एक टीस सी उठी मेरे मन में। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया था मैं उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर बोला, मीरा, वो अगले महीने मेरी शादी है। मैं स्तब्ध सा खड़ा रह गया। वो मुझे एकटक देख रही थी। मैं खामोश था, पर मेरे अंदर मानो कुछ टूट गया हो, जिसकी चुभन से मेरी चीखें निकल रही हों और मेरा मन चीख चीख कर पूछ रहा हो, क्यों मीरा, क्यों? हमने तो साथ रहने की कस्में खाई थी ना, साथ जीने मरने के वादे किए थे।
कितनी सर्द रातों में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर पूछा था, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर कहा था, नहीं। तो क्या वो सब झूठ था मीरा? चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या वो सब झूठ था? मीरा मुझे काट थमाकर जा चुकी थी, पर फिजा में उसके इत्र की खुशबू मानो घुल सी गई हो। वही खुशबू जो इस वक्त मेज़ पर रखे उस दूसरे तोहफे से आ रही थी, उस दूसरे कागज़ के टुकड़े से, मीरा के शादी के कार्ड से। कोई और दिन होता तो ये खुशबू मेरा मन महका देती, पर आज ये मेरा दम घोंट रही थी। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठा और कमरे की खिड़की जाकर खोल दी। सामने दूर तक रोशनी में डूबा शहर खड़ा था। शहर लोगों से भरा हुआ था और इनमें से कई लोग मेरी ही तरह अकेलेपन से। खिड़की से आ रही तेज हवा मुझे मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये तेज़ हवा ही थी जिससे मेज़ पर रखा वो कागज़ का टुकड़ा फड़फड़ा रहा था। उस कागज़ के टुकड़े की फड़फड़ाहट से मेरे दिल में कपकपाहट शुरू हो गई थी। ज़िंदगी के इन तोहफ़ों से तो मैं जैसे तैसे निपट लेता, अपनी माँ के कंधे पे सिर रख के जो रो लेता, उनके आंचल में थोड़ा सो लेता। पर क्या करता मैं उस तीसरे तोहफे का जो इस ज़िंदगी ने मुझे दिया था, मेरी माँ की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें कैंसर कंफर्म था। मेरी माँ जिसने ना जाने कितनी बार मुझे ज़िंदगी और मौत के दौराहे पर आवाज़ लगाकर बुलाया और मैं सारी कठिनाइयों को फानता हुआ उससे जा मिला, क्योंकि मेरी माँ ही तो मेरी ज़िंदगी है। और जब मेरी ज़िंदगी ही मेरे हाथ से निकल रही है तो ऐसे जीने का क्या मतलब? ज़िंदगी के इन तीनों तोहफ़ों ने मुझे एक बार फिर उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से मैंने हर बार ज़िंदगी को चुना, पर अब और नहीं। दम घुटता है मेरा, जिम्मेदारियों के बोझ तले मेरे कंधे झुक गए हैं, मेरी कमर टूट गई है, मेरी हिम्मत टूट गई है। मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैंने दौड़कर मेज पर रखी जहर की शीशी को खोला और पीने जा ही रहा था कि माँ का फ़ोन था। कॉल रिसीव करने की देर थी कि उधर से माँ की परेशान सी आवाज़ आई, निशु कब से फ़ोन मिला रही हूँ तुम्हें, कॉल क्यों नहीं उठाते हो? कहाँ पर हो? ठीक हो ना तुम? मैंने आवाज़ को सामान्य करते हुए माँ से बोला, हाँ माँ, ऑफिस के काम में बिज़ी था और कोई बात नहीं है। बेटा कम से कम आज के दिन तो छुट्टी ले लेता ऑफिस से। माँ अच्छा सुन, अब जल्दी से ऑफिस से निकल और मीरा के साथ कहीं बाहर घूम आ, थोड़ा मन भी अच्छा हो जाएगा। तेरी पसंद का रेड वेलवेट केक भिजवाया है तुझे, काट लेना। काश मैं आज तेरे साथ होती, पर तेरे मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा गला भर रहा आया, गले में कुछ चुभने सा लगा। माँ शायद ये बात भांप गई थी। वो बोली, तू परेशान मत हुआ कर,
ईश्वर करे तेरी सारी परेशानियां मुझे दे दें और मेरी भी उम्र तुझे ही लग जाए। कोशिश की थी मैंने, बहुत कोशिश की थी कि कॉल कटने से पहले आंसू अपनी दहलीज ना छोड़ें। मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में जहर की शीशी और दिल और दिमाग में ज़िंदगी के तीनों तोहफे। मैंने एक झटके में पूरा जहर अपने गले के नीचे उतार लिया। मुझे माँ की आवाज़ धीमी होती सुनाई दे रही थी। वो कुछ बोल रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। मेरा सिर भारी हो गया था और सीने में एक ज़ोरदार दर्द महसूस हो रहा था। मैं अपना हाथ उठाना चाहता था, मैं चलकर बेड पर बैठना चाहता था, पर मैं लाचार था। मैं वहीं खिड़की के पास गिर गया। आंखें बंद होने से पहले मेरे दिमाग में मेरे फेवरेट कहानीकार नीलेश मिश्रा जी की वही एक बात गूंज रही थी, खुदकुशी मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। आँख खुली तो देखा घर में मातम पसरा हुआ था। मेरी फोटो पर माला चढ़ी हुई थी और माँ मेरे निर्जीवन शरीर के बगल में बैठी एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। माँ तो मानो जड़ हो गई हो, आंखों में एक आंसू भी नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग दुख में शरीक होने कम और मिर्च मसाले की बातें करने ज़्यादा आए थे। पड़ोस वाली विमला आंटी नीतू आंटी क्या पहने हुए हैं, इस पर अपनी क्रिटिकल एनालिसिस दे रही थी। पड़ोस के शर्मा अंकल 5वां कप चाय पीकर देश में गिरती हुई राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहे थे। मेरे ऑफिस से कोई नहीं आया था। खबर पहुंचा दी गई थी। उन्होंने एक कॉन्डोलेंस कार्ड घर पर भिजवा दिया था। जैसा मुझे उम्मीद थी, मीरा आई थी, पर अकेले नहीं, अपने मंगेतर के साथ आई। कहते सुना था मैंने मीरा को, बस 2 मिनट रुको, आंटी को अपनी शक्ल दिखा दूं। ये वो लोग थे जिनके लिए मैंने खुदकुशी की। गुस्सा आ रहा था मुझे अपने आप पर कि मैंने इनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने माँ को देखा, मानो 2 दिन में थोड़ा और बूढ़ी लगने लगी हूँ, कमर थोड़ी और झुक गई हो, कंधे थोड़े और ढह गए हों। माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब मुझे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे, माँ ने तब भी नहीं रोका मुझे, बल्कि वो तो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रहीं। ये देखकर मुझे अजीब तो बहुत लगा, पर फिर सोचा जब सबने साथ छोड़ दिया तो आखिर माँ के साथ निभाएगी। 2-4 दिन आंसू डालेगी और फिर सब भूल जाएगी। सब माँ को ढाढ़स बंधाकर जा चुके थे। मैं छत पर खड़ी तारों को देख रही थी। मैं और माँ अक्सर ऐसे ही छत पर खड़े होकर घंटों बात किया करते थे।
चले गए हैं? माँ दूर आसमान की ओर इशारा करती और कहती, वहाँ। मैं भी बड़ा होकर वहाँ चला जाऊँगा। मैं ऐसा कहता और माँ मुझे बाहों में भर लेती, रोते हुए कहती, ऐसा कभी मत बोलना निशु, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी। माँ को मैं रोता हुआ देखता और खुद भी रोने लगता और फिर उनसे प्रॉमिस करता कि मैं कभी कभी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। पर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। मैं जा चुका था माँ को अकेला छोड़कर, इतनी दूर कि अब वहाँ से वापस नहीं आ सकता था। मैं अपनी इसी उधेड़बुन में था कि तभी मुझे कपड़ों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, माँ छत की मुंडेर पर खड़ी थी। वो नीचे जलती बुझती कार की लाइटों को देख रही थी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं जानता था माँ क्या करने वाली हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि जो गलती मैंने की वो आप मत करो। मैं चीख रहा था पर आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही थी। माँ ऐसा मत करो, खुदकुशी करने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, माँ आगे की ओर झुकी और कूद गई। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। हेलो हेलो निशु, हेलो 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 बेटा निशु। माँ की आवाज़ फ़ोन की दूसरी ओर से आ रही थी। मेरी सांसें तेज़ चल रही थी, पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी थी। माँ की आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से लगातार आ रही थी। हेलो हेलो। मैंने एक गहरी सांस ली और आवाज़ को सामान्य करते हुए बोला, हाँ माँ। बेटा क्या हुआ? तू तू ठीक तो है ना? तू चिल्लाया क्यों? तू तू ठीक है ना निशु? थोड़ा रुककर मैं उनसे बोला, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहने की देर थी कि माँ झुंझलाकर बोली, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। माँ, मैंने उन्हें बीच में ही काट दिया। आई लव यू। बस एक सेकंड में माँ का गुस्सा रफू चक्कर हो गया। वो बोली, आई लव यू टू बेटा, और ख्याल रखा करो अपना। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम तो मेरी जिंदगी हो। फ़ोन कट करके मैं खिड़की के पास एक बार फिर खड़ा था। गलत था मैं, जो अपने हालातों से भागता रहा। हाँ, मानता हूँ आज मेरी ज़िंदगी में एक काली सुर्ख रात है, इतनी काली कि आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। पर यह भी तो सच है ना कि रात सबसे ज़्यादा काली सुबह के पहले होती है। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में भी सुबह आने वाली है? तो फिर मैं क्यों हार जाऊं इस अंधेरे के आगे? क्यों टेक दूं अपने घुटने? क्यों मान लो अपनी हार बिना ही लड़े? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यूं इस अंधेरे को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को मैं यूं खत्म होने नहीं दूंगा। मुझे पता था मुझे अब क्या करना है। पूरी ताकत के साथ वो जहर की शीशी खिड़की से बाहर फेंक दी। मैं वापस मेज़ पर आया,
तीनों तोहफे अब भी मेरे सामने पड़े थे। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और लिंक्डइन ओपन कर दी। एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। अपना स्टेटस चेंज करके मुझे कुछ हल्का सा महसूस हुआ। ये ज़िंदगी को दिया हुआ मेरा पहला तोहफा था। लैपटॉप को स्लीप पे डाल मैंने फ़ोन निकालकर मीरा को एक मैसेज टाइप किया। कंग्रेचुलेशंस, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। मीरा को ये मैसेज करते वक्त मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक चैन भरी मुस्कान। ये मेरा ज़िंदगी को दिया हुआ दूसरा तोहफा था। अब वक्त था ज़िंदगी को तीसरा तोहफा देने का। जो 3 तोहफे उसने आज मुझे दिए थे, उनके बदले में उसको 3 तोहफे देने का। वक्त था आज ज़िंदगी से अपना हिसाब बराबर करने का। मैंने पास ही रखी डायरी से एक नंबर लिया और फ़ोन लगा दिया। बेल जा रही थी। फ़ोन उठा। एक गहरी सांस के साथ मैंने कहा, फोर्टिस हॉस्पिटल, एक कैंसर पेशेंट है।